तो आज मैं अल्कीन्स में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। यह सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक कार्बन पर होता है, बशर्ते एलाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यदि एलाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अब यह जानना है कि एलाइलिक शब्द आया कहाँ से। जैसे देखिए, विषय है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन अल्कीन्स। इस सब्स्टिट्यूशन में मैं हैलोजनेशन के बारे में चर्चा करूंगा। अब ये जानिए कि यह जो एलाइलिक शब्द है, जो इस टॉपिक का जो एलाइलिक वर्ड है, ये क्या होता है। जैसे ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है, प्रोपीन मॉलिक्यूल के CH3 से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो जो ग्रुप पैदा होगा या उत्पन्न होगा, इसे हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। ये पूरा ग्रुप एलाइल ग्रुप है। यहाँ से लेकर के ये टोटल ग्रुप का नाम है एलाइल ग्रुप। दिस इज एलाइल ग्रुप। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, इसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का नाम है एलाइलिक कार्बन। और इस एलाइलिक कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस हाइड्रोजन का नाम है एलाइलिक हाइड्रोजन। अब इस एलाइलिक हाइड्रोजन को जब हैलोजन के द्वारा रिप्लेस करते हैं, जो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तब उससे कहते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हाइड्रोजन एब्सेंट है तब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये ध्यान देने की बात है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तभी पॉसिबल है जब एलाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यदि हाइड्रोजन नहीं है तब एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा, भले ही उसके पास एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट हो। तो जब इस एलाइलिक हाइड्रोजन का The replacement of एलाइलिक हाइड्रोजन is called एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो उसको कहते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और यदि एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस हैलोजन के द्वारा करेंगे तो उसका नाम पड़ेगा एलाइलिक हैलोजनेशन। तो देखिए, ये प्रोपीन है, sp2 कार्बन से या डबल बॉन्ड कार्बन से का दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह एलाइल कार्बन होगा। और इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम हैं। ये तीनों हाइड्रोजन एटम एलाइलिक हाइड्रोजन बोले जाएंगे। ये रिप्लेसेबल होते हैं। ये क्यों रिप्लेसेबल होते हैं, रीजन क्या है, छात्रों को समझना चाहिए कि ये हाइड्रोजन क्यों रिप्लेसेबल है। तो इसको रिप्लेसेबिलिटी को समझने के लिए ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ के हम हाइड्रोजन को एक बाहर कर दें ऐसे, और H को यहाँ एक बाहर H को निकाल दें ऐसे। यह हाइड्रोजन क्यों रिप्लेसेबल है, रीजन क्या है। जैसे आपको पता है कि यह जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन यह जो बगल का कार्बन है जो कि एलाइलिक कार्बन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कार्बन का ज़्यादा है। आप भली भांति जानते हैं कि sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी sp3 कार्बन। और जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। यह अपने तरफ इसको खींचेगा। जब इसको अपने तरफ खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा, -I इफेक्ट जनरेट होगा। -I इफेक्ट का इम्पैक्ट किस पर पड़ने वाला है, किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। स्वाभाविक है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और जब यह बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर भी कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा और यह हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो रिप्लेसमेंट तो समझ में आ रहा है, लेकिन यह जो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है
ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होता। द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके लिए कंडीशन है, हाई टेम्परेचर चाहिए, कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाए रिएक्शन का, तब यह एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। लेकिन रिप्लेस आयन के फॉर्म में नहीं होता, रेडिकल के फॉर्म में रिप्लेस होता है। तो इसलिए यह जो रिएक्शन है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्शन है, इट इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक substitution is a free radical substitution reaction. Substitution reaction. हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, उस एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूजन होगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं दो तरह का एग्जाम्पल, एक ही रिएक्टेंट पर दो कंडीशन में रिएक्शन कराने जा रहा हूं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। मान लिया ये CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं X2 से। यह X2 जो है Cl2 हो सकता है या Br2 हो सकता है। X2 बराबर Cl2 और Br2 हो सकता है। अब इसका टेम्परेचर, पहले तो कोई सॉल्वेंट यूज करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस हैलोजन का एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर का जो रिएक्शन है, इस कंडीशन में जो रिएक्शन हो रहा है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और इस एडिशन प्रोडक्ट का मैकेनिज्म आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हम अब इसकी कंडीशन चेंज करने जा रहे हैं। मान लिया रिएक्टेंट तो आपका सेम है, रिएक्टेंट देखिए सेम है, कंडीशन चेंज होने जा रही है। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 X2, X2 वही है, Cl2 है या Br2 है। कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होता है। और एक कंडीशन और है, X2 का जो कंसंट्रेशन है ये लो रखा जाता है, लो कंसंट्रेशन होता है इसका। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजेंस एंड हाई टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन कंडीशन किसके लिए फेवरेबल होगा? ये एलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा। एलाइलिक याच इज रिप्लेस्ड, यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 X CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX हो जाएगा। देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, X आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। डबल बॉन्ड इंटेक्ट है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, अनअफेक्टेड है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। यहाँ पर पहले वाली कंडीशन में क्या था? एडिशन प्रोडक्ट बना। इसका मैकेनिज्म क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है इसका मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, रिएक्टेंट भी सेम है,
हैलोजन भी सेम है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, एलिवेटेड टेम्परेचर है। उस एलिवेटेड टेम्परेचर पर डबल बॉन्ड प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और पहले वाले केस में इस रिएक्शन कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एडिशन प्रोडक्ट बनता है। अब ये जानना चाहिए लड़कों को, छात्रों को, कि उन लड़कों को एलाइलिक कार्बन की पहचान होनी चाहिए, एलाइलिक हाइड्रोजन की पहचान होनी चाहिए, और बच्चों को यह भी समझना चाहिए कि किसमें एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है और जिसमें एलाइलिक हाइड्रोजन एब्सेंट होगा उसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये ध्यान रखना चाहिए। ये तो हम आज का विषय है, हम इसको ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि एडिशन आज का विषय नहीं है, आज का विषय सब्स्टिट्यूशन है, तो हम इसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये जो एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन कई तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसके हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। कभी कभी कई अल्कीन दिए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इसका उत्तर देने के लिए हम कई तरह के एलाइलिक कार्बन्स लिख रहे हैं, हाइड्रोजन्स लिख रहे हैं, रिएक्टिविटी भी उल्लेख करेंगे। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ compounds showing 1 degree, 2 degree and 3 degree allylic carbons and hydrogens, allylic carbons and hydrogens। और देखिए, हम पहला शुरू करते हैं CH2 से। इसमें है नो एलाइलिक कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक हाइड्रोजन दोनों एब्सेंट। इसके आगे अब चलते हैं CH3, ये प्रोपीन है, इसके पास ये एलाइलिक कार्बन और ये इसका एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक H इसके अंदर प्रेजेंट है। यह 1 डिग्री है। ये जो एलाइलिक कार्बन है दिस इज 1 डिग्री, एलाइलिक C इज 1 डिग्री, क्योंकि यह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि हम ऊपर इसमें चेंज कर दें, ACH2 करें, CH3 H कर दें, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाए, तो ये 3 मेथाइल ब्यूटीन 1 हो जाएगा। नाम आप जानते हैं इसका। ये देखिए, एलाइलिक कार्बन इज 3 डिग्री, 1 इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, दिस इज 3 डिग्री। तो हाइड्रोजन भी, ये जो हाइड्रोजन होगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए एलाइलिक H भी या एलाइलिक हाइड्रोजन भी 3 डिग्री का होगा, इज 3 डिग्री। तो जिस डिग्री का कार्बन है और उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री कार्बन की है, एलाइलिक कार्बन की, वही डिग्री हाइड्रोजन की भी होगी। तो 1 डिग्री की चर्चा कर दिया, 3 डिग्री की चर्चा कर दिया। अब ये देख लीजिए 2 डिग्री की। ये देखिए, कार्बन जो है 2 कार्बन से यहाँ और यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसे 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन, और यह भी हाइड्रोजन जो है, ये भी 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन। तो इस तरह से एलाइलिक कार्बन 3 तरह के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री
3 डिग्री एंड 2 डिग्री। उसी तरह से हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, दिस इज हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन और इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो जब एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब तो होगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं where एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। some examples where allylic substitution is not possible, reason due to absence of allylic hydrogen. For example, ये देखिए, यदि हम इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट चारों तरफ से लगा दें, ऐसा है, और इसके हाइड्रोजन को मिटाना है, यहाँ का या छटाना है, ये है छटाना है, यहाँ या छटाना है। अब तक तो इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एलाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट करना है तो क्या करना होगा? हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप लगा देना होगा। मान लिया यहाँ पर हम CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम CH3 लगा देते हैं। तो इसमें एलाइलिक कार्बन तो है, एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है, दिस इज एलाइलिक कार्बन इज प्रेजेंट बट हाइड्रोजन तो एब्सेंट है, नो हाइड्रोजन, बट एलाइलिक H इज एब्सेंट। तो रिजल्ट क्या होगा? क्या इस तरह का मॉलिक्यूल नियोहेक्सीन है, क्या इस तरह का जो मॉलिक्यूल है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा? नॉट पॉसिबल। तो नो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर साइक्लिक सिस्टम का देखें तो साइक्लिक सिस्टम में एक सिस्टम हम साइक्लोहेक्सीन का बनाते हैं। साइक्लोहेक्सीन का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन ये डबल बॉन्ड का sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। हमने बताया था कि अगर sp2 कार्बन से लगा हुआ sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन है, तो ऐसा कार्बन एलाइलिक होता है। हमारे पहले भी वीडियो में इस तरह की चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ sp3 यह भी है, तो 2 सेंटर हैं इसके। एक सेंटर तो एलाइलिक कार्बन का यहाँ है, एलाइलिक C का सेंटर है, एंड एलाइलिक H भी दिखाई दे रहा है। एलाइलिक C एंड एलाइलिक H, यहाँ पर भी वही पोजीशन है, इस सेंटर पर भी एलाइलिक C एंड एलाइलिक H दोनों हैं, इसलिए इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है? एलाइलिक हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन 2 यहाँ भी है और 2 एलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ भी है। इसलिए साइक्लिक सिस्टम का भी अल्कीन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल में साइक्लोहेक्सीन की दूसरी डेरिवेटिव बना दिया जाए और यहाँ पर CH3 लगा दिया जाए, यहाँ पर CH3 लगा दिया जाए, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्या सब खोजना क्या आपको है? आपको एलाइलिक कार्बन खोजना, एलाइलिक हाइड्रोजन खोजना है। तो यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन एब्सेंट है, एलाइलिक H
इज एब्सेंट। इस एलाइलिक कार्बन सेंटर पर एलाइलिक हाइड्रोजन एब्सेंट है, लेकिन इस सेंटर पर एलाइलिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। एलाइलिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है? सीधा सीधा आंसर है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। लिख सकते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलाइलिक एच इस कंपाउंड के अंदर। लेकिन अगर इसमें हम एक चेंज कर दें तब फिर आपका उत्तर, मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर क्या बताएंगे। मैं चेंज करने वाला हूँ। तो जैसे मान लिया ये साइक्लोहेक्सीन है, ऐसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। ये इस तरह के जो ओपन बॉन्ड होते हैं जिस पर हम CH3 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये एलाइलिक सेंटर है, एलाइलिक सेंटर डबल बॉन्ड के बगल का जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज का है, तब एलाइलिक सेंटर होगा। अगर वो sp2 हाई है तब नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसका sp3 होना जरूरी है, sp3 कार्बन होना जरूरी है। तो जो सिचुएशन ऊपर अपर एलाइलिक सेंटर पर है वही सिचुएशन इस एलाइलिक सेंटर पर भी है। एलाइलिक सेंटर है और यह दोनों बोथ एलाइलिक सेंटर्स आर डिवाइड ऑफ हाइड्रोजन। बोथ एलाइलिक सेंटर्स like the एलाइलिक हाइड्रोजन, like the एलाइलिक हाइड्रोजन, hence एलाइलिक substitution is not permitted. Hence एलाइलिक substitution is not पॉसिबल। लिख दीजिए सिंपल वे में, इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया एलाइलिक कार्बन का, एलाइलिक हाइड्रोजन का। एलाइलिक हाइड्रोजन होने से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा और एलाइलिक हाइड्रोजन ना रहने से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इतनी की चर्चा उदाहरण की सहायता से कर चुका आपके सामने। अब हम इसका मैकेनिज्म लिखना चाहेंगे। मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक क्लोरीनेशन की चर्चा करूंगा। एलाइलिक हाइड्रोजनेशन में एलाइलिक क्लोरीनेशन, इसका जो रिएजेंट होगा, जो रिक्वायरमेंट है, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे इसके? पहला रिक्वायरमेंट कंपाउंड्स कंटेनिंग एलाइलिक हाइड्रोजन। एलाइलिक हाइड्रोजन पहला रिक्वायरमेंट है। कम से कम एक कंपाउंड्स कंटेनिंग एलाइलिक हाइड्रोजन, कम से कम एक। हम कार्बन की बात नहीं करते हैं क्योंकि कार्बन ही एलाइलिक है। एलाइलिक पेरेंट है, एलाइलिक कार्बन पेरेंट है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो हम चर्चा करते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन एक या एक से अधिक, कम से कम एक, एटलीस्ट वन। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि हम क्लोरीनेशन कराने जा रहे हैं इसलिए क्लोरीन गैस, क्लोरीन जानते हैं कि गैस है,
तो क्लोरीन गैस भी चाहिए। क्लोरीन गैस को क्लोरीन जनरेटिंग मटेरियल से जनरेट कर लेते हैं और रिएक्शन जो होगा वह इसका कंडीशन देखिए CH3 है, एक प्रोपीन से ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, Cl2 है। टेम्परेचर रेंज 500 डिग्री से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। यहाँ पर रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर जाएगा, Cl एक यहाँ आएगा, तो बनेगा क्या, CH2Cl, CH2 CH2, 1 2 3 होगा, तो इसको कहेंगे 3 क्लोरो प्रोपीन, प्रोपोनिन और प्रोपीन प्लस HCl, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा HCl। ये रिएक्शन है। अब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स इनिशिएशन ऑफ द फ्री रेडिकल, दूसरा स्टेप प्रोपगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप्स में 2 स्टेप्स पॉसिबल होते हैं, होते तो तीनों हैं, लेकिन अब उसमें टर्मिनेट करने की आवश्यकता पड़ती है तब टर्मिनेट किया जाता है, अदरवाइज 2 स्टेप ही बता के छोड़ दिया जाता है। अब देखिए मैकेनिज्म में ए फ्री रेडिकल रिएक्शन involves 3 steps. 3 steps. पहला स्टेप नंबर 1, इनिशिएशन ऑफ फ्री रेडिकल। इनिशिएशन ऑफ फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करना इनिशिएशन कहलाता है। अब इसमें जो इनिशिएटर यूज करते हैं, जैसे मान लिया क्लोरीन है, Cl है, ये यहाँ पर ऐसा है, ये आपका एक क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस है, दूसरे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट है। इसको जनरेट करने के लिए Hν का सहारा लेते हैं, सनलाइट का या टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का रेंज जो है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज का होता है ऐसा। तो होमोलिटिक फिशन होता है। तो अपना होमोलिटिक ये जानते हैं कि Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। जब होमोलिटिक फिशन होगा तो ये अपने जगह पर चला जाएगा, अपने मूल जब आइटम पर चला जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन अपने मूल आइटम पर चला जाएगा। तो होमोलिटिक फिशन होगा, Cl होगा प्लस Cl होगा, ये क्रॉस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास हो गया। ये क्लोरीन एटम बोले जाएंगे, क्लोरीन एटम या रेडिकल, जो चाहे आप बोल सकते हैं, क्लोरीन एटम और रेडिकल है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों को एग्जिस्ट चूँकि करते नहीं हैं, इसलिए इमीडिएट इनका रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट से हो जाता है। तो स्टेप 2 जो होता है, स्टेप 2 इट इज द प्रोपगेशन स्टेप, इट इज द प्रोपगेशन स्टेप। अब प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा कि जो इनिशिएशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है वह फिर रिएक्टेंट को फ्री रेडिकल में चेंज करता है। जैसे ये आपका CH2 है, H2C, इसको मैं ऐसे बाहर कर दे रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्लोरीन इसके ऊपर आता है, दोनों में ये डॉट और क्रॉस से कंफ्यूजन मत करिएगा, 2 क्लोरीन एटम है, एक समान है, दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्रॉस से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, रखिएगा कि यह दूसरा है या दूसरा, दोनों सेम है। वह इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए मान लीजिए ये आता है, ये क्लोरीन आ रहा है इसके पास, ये और इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, प्रोपीन आपको उसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और 1 इलेक्ट्रॉन तभी मिलता है जब आपको पता है कि किस तरह का फिशन होता है, हेटेरोलिटिक फिशन होगा कि होमोलैटिक फिशन होगा, तुरंत आप उत्तर देंगे कि होमोलैटिक फिशन होगा। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, बंटवारा हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक टूट कर H के पास और एक C पर, तो यह H वाला सीधे सीधे यहाँ जाता है, ये अपनी एनर्जी देता है इसको, एनर्जेटिक है ये, एनर्जी रिच है ये, एनर्जी रिच है। ये अपनी एनर्जी को इस मॉलिक्यूल को, प्रोपीन मॉलिक्यूल को दे रहा है। वो एनर्जी क्या कर रही है, CH कोवेलेंट बॉन्ड को होमोलैटिकली तोड़ दे रही है। तो होमोलैटिकली तोड़ने से होगा क्या, ये CH2 है, एलाइल फ्री रेडिकल जनरेट बना, प्लस HCl बन गया। अब ये कंज्यूम हो गया, यह जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है एक कंज्यूम हो गया। कैसे कंज्यूम हो गया कि इसने अपना पेयर हाइड्रोजन से बना लिया, तो HCl बन गया। लेकिन ये जो है ये अब एनर्जी रीच हो गया, प्रो एलाइल फ्री रेडिकल या एलाइल रेडिकल, फ्री बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एलाइल रेडिकल है। ये एलाइल रेडिकल एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक मीन्स इट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी, और उस एनर्जेटिक होने के कारण ये लेस स्टेबल होगा, नॉर्मल प्रोपीन से लेस स्टेबल होगा। ये नॉर्मल प्रोपीन है, इसका पेरेंट तो प्रोपीन है, उसकी तुलना में लेस स्टेबल है, क्योंकि यह एनर्जेटिक है। ये क्या करेगा कि स्टेप प्रोपगेशन स्टेप का, ये स्टेप 2 का ये पहला पार्ट है ये, तो स्टेप 2 का फर्स्ट स्टेज ये है, और स्टेप 2 का सेकेंड स्टेज देखिए, ये एलाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा Cl के। अब ये जा करके इसको तोड़ देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको जाके तोड़ेगा, होमोलैटिकली तोड़ेगा। ऐसे ये ऐसे समझ लीजिए, इसको यहाँ चला जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो यह क्लोरीन फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से कपल करेगा, इस फ्री रेडिकल से कपलिंग होगी, इसकी कपल करेगा, तो बनेगा क्या, CH2 Cl CH2 CH2 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, अब ये चेन को कंटिन्यू करेगा और रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा कि इसके लिए यहाँ पर भी अभी एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके लिए खुराक मौजूद है इसके अंदर, ये इसको भी वैसे ही ट्रीटमेंट दे करके डाइक्लोरो भी बना सकता है, लेकिन हम यहीं पर रोकते हैं इसको एंड लिख देते हैं एंड रिएक्शन कंटिन्यूस, एंड रिएक्शन कंटिन्यूस, आगे बढ़ता रहेगा। टर्मिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूँ, ये रहने दीजिए। टर्मिनेशन के लिए कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन तब टर्मिनेट होता है जब पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि कोई हम ऐसा इनहिबिटर डाल दें रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, फ्री रेडिकल इनहिबिटर ऐड कर दें, तब वो रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो इसलिए टर्मिनेशन स्टेप को शो करना इस स्टेज तक आवश्यक नहीं है। अब हम दूसरा आपको बताने जा रहे हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब एलाइलिक ब्रोमिनेशन में जैसे शर्त है, कंडीशन है रिएक्शन की कि लो कंसंट्रेशन होना चाहिए, हैलोजन का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए और टेम्परेचर एलिवेटेड यानी हाई होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर, लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन
बड़ा डिफिकल्ट है पाना। जैसे लिक्विड ब्रोमीन का नाम आपने सुना है, ब्राउन कलर का होता है, देखे भी हैं आप प्रयोगशाला में, लेकिन उसका यूज नहीं करते। कारण क्या है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर के डेंसिटी से कई टाइम्स ज़्यादा उसकी डेंसिटी होती है। अगर 1 मिलीलीटर वाटर का भार या वेट 1 ग्राम है तो 1 मिलीलीटर ब्रोमीन का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो परहैप्स उसका जो डेंसिटी है वो 3 पॉइंट समथिंग होती है। तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर ब्रोमीन के लो कंसंट्रेशन की ज़रूरत है वहाँ पर डायरेक्ट लिक्विड ब्रोमीन यूज नहीं किया जाता है, बल्कि ब्रोमिनेटिंग एजेंट के रूप में एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और लिटिल अमाउंट ऑफ HBr यूज किया जाता है। इन दोनों के रिएक्शन से ब्रोमीन जनरेट होती है, और वह ब्रोमीन जनरेट होती है उसका कंसंट्रेशन लो होता है, लेकिन ब्रोमिनेशन के लिए उसका कंसंट्रेशन सफिशिएंट होता है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि लिक्विड ब्रोमीन इज नॉट यूज्ड। लिक्विड ब्रोमीन इज नॉट यूज्ड इसमें फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन the liquid bromine is not used because it has high density. Unsuitable for the reaction. Unsuitable for the allylic bromination. Unsuitable for the allylic bromination, where low concentration of bromine is required. ब्रोमीन इज रिक्वायर्ड। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जो लिक्विड ब्रोमीन है ध्यान रखिएगा, लिक्विड ब्रोमीन यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? इसकी डेंसिटी हाई होती है, अनसुटेबल होता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए, क्योंकि लो कंसंट्रेशन चाहिए, वेयर लो कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो सेकेंड पॉइंट इसका ये है, या नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉर दिस पर्पज ए मिक्सचर ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ब्रैकेट में NBS and HBr is used, which gives bromine Br2 molecule of low concentration but sufficient for allylic bromination. तो NBr in HBr is used, NBS in HBr in used। NBS के साथ HBr का मिश्रण ब्रोमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। देखिए ये आपका ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड है, NBS लिखा है ऊपर, N ब्रोमोसक्सिनामाइड
सक्सिनिमाइड प्लस HBr यूज करते हैं तो बनता क्या है, दिस इज N ब्रोमोसक्सिनामाइड है, ये ब्रोमीन यहाँ रहेगा, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो होगा क्या, यहाँ पर सक्सिनिमाइड हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और Br2 बन जाएगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ये Br2 बन गया, ये सक्सिनिमाइड है, सक्सिनिमाइड है। हम इसका मैकेनिज्म भी बता देते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे ये एसिड है, HBr एसिड है, इसका मैकेनिज्म कैसे यह ब्रोमीन फ्री करता है। N ब्रोमोसक्सिनामाइड और N ब्रोमोसक्सिनामाइड और HBr का रिएक्शन कैसे ब्रोमीन मॉलिक्यूल जनरेट करता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैकेनिज्म है, देखिए। ये आपका N ब्रोमोसक्सिनामाइड है, HBr है, ये एसिड है, H+ है। देखिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ये लड़कों को जानना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि किस मैकेनिज्म से बनता है। कभी कभी लड़के सोच करके इसको समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या होगा, होमोलिटिक आयनिक मैकेनिज्म है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जनरेट हो रही है। उसको क्लियर करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये NBr भी ऐसे ही रहेगा। तो यह ऑक्सोनियमाइन बनाया N ब्रोमोसक्सिनामाइड का, ये NBS का ऑक्सोनियमाइन बना, ऑक्सोनियमाइन ऑफ NBS बना, H+ ने तो बना दिया। अब क्या हुआ, ब्रोमीन देखिए ऐसा, ये ब्रोमाइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन ये और Br बॉन्ड पोलर होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर आता है वो जो कैरेक्टर है पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर है। इस पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर का ये इसको खींच लेता है। तो खींचने के बाद ऐसा H हो गया, ये NH हो जाता है, ये सॉरी ये यहाँ पर चला जाता है, नो रुक गया, हाँ ठीक है, ऐसा चला जाता है और ये बैक टू पेविलियन हो जाता है। तो ये बॉन्ड इसके बीच में डबल बॉन्ड बनाता है और पाई बॉन्ड शिफ्ट करके ऑक्सीजन पर चला जाता है, उसकी डिफिशियंसी को कवर कर देता है, तो पूरा कर देता है। तो ये बन जाता है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, मिटाता हूँ। ये H हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, N हो गया, ये बनता है ऐसा, इनॉल फॉर्म बनता है, इमिडाल है। अब इस इमिडाल को कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बनता है। यहाँ पर इमिडाल है, ये इमिडाल है तो ये यहाँ आ जाता है, इमिडाल और एमाइड ये यहाँ पर चला आता है। तो डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे ये हो जाता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलता है यहाँ पर चला आता है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ निकल रहा है ये हाइड्रोजन इसके ऊपर चलाता है। तो यह NBS हो जाता है। तो ये NBS से N ब्रोमोसक्सिनामाइड ये है, लेकिन ये सक्सिनामाइड NBS ये नहीं है, ये जो है बनेगा सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड बनेगा। तो ये जो ब्रोमीन लिबरेट होती है, जनरेट होती है इससे, उसी से
ब्रोमिनेशन होता है। अब ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म वही है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन एलाइलिक ब्रोमिनेशन मैकेनिज्म, एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म है, ब्रैकेट में लिख लिया। एलाइलिक ब्रोमिनेशन यानी मैकेनिज्म क्या है, ACH2H CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर सिंपली लिखते हैं NBS N ब्रोमोसक्सीनामाइड। अगर ऐसा लिखा हो तो समझिए कि ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है, तो इसको समझते रहिए कि NBS जो है इट इज सोर्स ऑफ ब्रोमीन। और सोर्स ऑफ ब्रोमीन क्यों है, क्योंकि NBS से ब्रोमीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन उससे HBr के रिएक्शन से बनाया गया। तो NBS अगर लिखा रहे तो होगा क्या कि यहाँ पर CH2 हो जाएगा, Br हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, प्लस HBr बन जाएगा, तो ब्रोमो एलाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। एलाइल ब्रोमाइड ऐसे भी कर सकते हैं, या इस रिएक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 कर सकते हैं। सोर्स इसका क्या है, NBS है, N ब्रोमोसक्सीनामाइड इसका सोर्स है जो HBr के प्रेजेंस में हो रहा है। ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। मैकेनिज्म जैसे क्लोरीनेशन हो रहा है, मैकेनिज्म सिमिलर है, मैकेनिज्म इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का और ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म सेम है, क्योंकि वहाँ पर Cl2 था, यहाँ पर Br2 है, वैसे ही चलेगा। इनिशिएशन होगा हाई टेम्परेचर या हीट के प्रेजेंस में। अगर आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूँ उसको, सेम पैटर्न है उसका। जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर टेम्परेचर रेंज नहीं लिखा है, क्योंकि इसका जो जनरेटिंग का सोर्स है ये है, और इसमें बन जाएगा। तो मैकेनिज्म इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन अगर ऐसा है, पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स does not undergo allylic substitution reaction when a reactant is Cl2 and temperature is 500 degree Celsius, or allowed to react 500-600 तक चल सकता है in presence of sunlight। इस फॉर्म में सवाल बन सकता है। सनलाइट के लिए HNu रिप्रेजेंट करते हैं। कभी टेम्परेचर लिखा रह सकता है, कभी केवल HNu भी दिखा जा सकता है। दोनों का कार्य एक ही है। कंपाउंड में लिखता हूँ नंबर 1 CH3 CH2 नंबर 2 CH3 CH2 तीसरा है CH3 CH2 और चौथा है
ये दिया रहे इस फार्म में, साइक्लिक फार्म में दिया रहे, ये जो बांड खुले हुए हैं वहाँ CH3 है, जानना चाहिए आपको। लिख भी देता हूँ CH3 CH3 CH3। Which one of the following compounds does not undergo allylic substitution reaction when reactant is Cl2 and temperature is 600 degree centigrade or allowed to react in presence of sunlight? ये 4 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, कौन शो नहीं करेगा? तो मैं आपको पढ़ाया, अभी बताया, जिसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन एब्सेंट है, जिसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन एब्सेंट है वो नहीं शो करेगा। तो इसमें देखिए, इसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये प्रेजेंट है एलाइलिक हाइड्रोजन, इसमें भी एलाइलिक हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, नो एलाइलिक हाइड्रोजन। तो ऑप्शन यही सही होगा, इट हैज नो एलाइलिक हाइड्रोजन, इसलिए यही आंसर सही होगा। इसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन छिपा हुआ है, इसलिए शो करेगा। 4th नंबर का भी है वो शो करेगा, केवल 3rd नंबर का है यही शो नहीं करेगा। इसका आंसर तो ये हुआ। अब एक सवाल और बनता है कि मॉलिक्यूल दिए रहेंगे, पूछेगा कि मोर रिएक्टिव कौन सा है। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, which one is more reactive in the given molecules? Which one, question number 2, question 2, which one is more reactive? Which one is more reactive towards allylic substitution reaction? Allylic substitution reaction in the given compounds, in the given compounds। ये सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा। ये तो सही है, बी देखिए, CH3 CH2 CH2। तीसरा है CH3 CH2 एंड चौथा है CH2 CH2। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से पूछा गया है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें क्या खोजना, उत्तर कैसे देंगे? ये देखना चाहिए कि इसमें 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन कहाँ पर है। 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। हिंट मैं देता हूँ, इसका क्या हिंट होगा, इस सवाल का हिंट बता देता हूँ, या ऑर्डर बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी towards allylic substitution follows as, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख देता हूँ। 3 डिग्री एच जहाँ है, 3 डिग्री एलाइलिक एच, 3 डिग्री एलाइलिक एच मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एलाइलिक एच, क्योंकि रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के निकलने से ही है। 1 डिग्री एलाइलिक एच, क्योंकि जो रिएक्शन है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के कारण हो रहा है। तो जहाँ पर 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करता है। तो ये इस आधार पर आपका आंसर कौन सा सही होगा?
यहाँ का 1 डिग्री एक हाइड्रोजन, 1 डिग्री H, यहाँ पर जो अल्फा है ये 2 डिग्री H, इसमें क्या है, दिस इज 3 डिग्री H, और इसमें कहा नो H, नो एलाइलिक H, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता। फोर्थ ऑप्शन का तो ऐसे ही है, आंसर आपका होगा ये। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर 1 डिग्री मॉलिक्यूल के अंदर 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन है, 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, produces only one product, only one product. 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, 2 डिग्री एलाइलिक H produces 2 products in which one is major and other is minor. अब कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा डिपेंड करेगा कि वो जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, और 3 डिग्री एलाइलिक H, 3 डिग्री एलाइलिक H produces 2 products in which one is major and other is minor. रीजन क्या है? ओनली 1 डिग्री, 1 डिग्री एलाइलिक केस हट रहा है तो वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, 2 डिग्री एलाइलिक H रिमूव हो रहा है तो 2 प्रोडक्ट बना रहा है, 3 डिग्री एलाइलिक H रिप्लेस हो रहा है तो 2 प्रोडक्ट बना रहा है, जिसमें एक मेजर हो रहा है एक माइनर हो रहा है। रीजन क्या है? स्टूडेंट्स को रीजन समझना चाहिए। रीजन भी बहुत सिंपल है। 2 डिग्री अल्काइल है, 2 डिग्री जिसमें हाइड्रोजन होता है एलाइलिक, वो डीलोकलाइज करता है उसका फ्री रेडिकल, 3 डिग्री वाले में भी डीलोकलाइज करता है। अब हम दिखा रहे हैं कैसे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोपीन से स्टार्ट करते हैं, 1 डिग्री का है, 3CH2CH2, इसका जो रेडिकल बनता है यहाँ से आपको मैकेनिज्म समझाया जा चुका है। यहाँ से जो रेडिकल जनरेट होता है इधर आता है, ये इधर जाता है, तो ये CH2 होता है, डीलोकलाइज करता है। ये डीलोकलाइज का मतलब है कि अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। तो डीलोकलाइज किसके कारण करता है? रिजोनेंस के कारण करता है। तो ये यहाँ पर चलाएगा तो होगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये, तो ये अभी 1 डिग्री रेडिकल है, 1 डिग्री रेडिकल, ये अभी 1 डिग्री रेडिकल है। तो जब दोनों सेम है, सेम ये भी बोथ आर सेम, जब दोनों सेम है प्रोडक्ट कितना बनेगा? 1 बनेगा। दूसरा देखिए, ये पहला हुआ, मान लिया आपने CH3 2 डिग्री का लिया, ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। इससे जो रेडिकल जनरेट होगा
CH3 CH ऐसा CH, ये 2 डिग्री का रेडिकल है। ये जनरेट करेगा ऐसे होगा, मैं ऐसे बना देता हूँ। CH3 हो गया, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 हो गया, ऐसा हो गया। अब देखिए इस ऑड इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज होने से रेजोनेंस के कारण यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसका जो कैरेक्टर है चेंज हो गया। वहाँ ये 2 डिग्री था, यहाँ आने पर 1 डिग्री हो गया। अब ये जो है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है 1 डिग्री का। तो प्रोडक्ट 2 बन जाएगा, ब्रोमीन या क्लोरीन यहाँ भी आ जाएगी और क्लोरीन या ब्रोमीन यहाँ भी आ जाएगा। तो इसमें 2 डिग्री से बना हुआ क्लोरीन और 1 डिग्री से बना हुआ क्लोरीन कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा यील्ड में आएगा? तो आंसर होगा 2 डिग्री वाला। तो यह जो होगा इट विल गिव मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट देगा, ये जो होगा माइनर प्रोडक्ट देगा, माइनर प्रोडक्ट। तो 2 डिग्री के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये तो 1 डिग्री का कार्बन और हाइड्रोजन था। अब तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, जिसमें 3 डिग्री बन रहा है। CH3, ये H है, CH2 है। तो पहले स्टेज में फ्री रेडिकल जनरेट होता है, मैग्नीशियम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब क्या होगा, यहाँ भी देख लीजिए। ये 3 डिग्री का ही H है, 3 डिग्री H निकल रहा है, रेडिकल बना रहा है। CH3 ऐसा, CH2 ऐसा। ये 3 डिग्री का रेडिकल है, 3 डिग्री रेडिकल। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देते हैं ऐसे, ये यहाँ पर चलाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये 1 डिग्री रेडिकल बना, ये 3 डिग्री है। तो रिएक्शन में जो ज़्यादा स्टेबल होता है रेडिकल हो चाहे कार्बोकेटायन पहले बनता है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है इसे ये मेजर प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और ये माइनर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमने आपको इस पर प्रकाश डाला है, और सब प्रकार से जो पॉसिबल सवाल होते हैं उनका उत्तर भी देते हुए आपको समझाने का प्रयास किया है। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।